खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन का आगाज करने से पहले एक नजर अब तक की अहम सुर्खियों पर। चलिए बढ़ते हैं अब शुरुआत खबरों की बात सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के फैसले की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर सनदी पॉलिसी के हवाले से मजीद इकदामात लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से उठाए गए हैं और इस बीच नए सनती यूनिट्स कायम करने के लिए रजिस्ट्रेशन के अमल के लिए रहनुमा खुतूत जारी कर दिए गए हैं। 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2024 तक रजिस्ट्रेशन का अमल चलेगा और इस बीच तमाम दरख्वास्तों को 31 मार्च 2025 तक निपटाने की इंतजामिया की कोशिश होगी। सरकार के मुताबिक अप्रैल 1, 2021 से सितंबर 30, 2024 तक जहां पर रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया जाएगा, जो ख्वाहिशमंद अफराद होंगे सनती पॉलिसी के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर सनतकारी के नए यूनिट्स कायम करना चाहेंगे और तमाम तर लवाजमात मुकम्मल करने के लिए उन्हें 30 सितंबर 2024 तक का वक्त मिलेगा। इन सब के बीच में अगर कोई कमी पाई जाती है, कागज कम रहते हैं, लवाजमात पूरी नहीं होती, तो इंतजामिया के बकौल तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स जो लवाजमात हैं पूरी करने के लिए और ज़मीनी दस्तावेजात या फिर बैंक लोन मंजूरी वाले लेटर्स और इसके साथ साथ डिटेल जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, पैन और जीएसटी नंबर्स और कागजात, इनके लिए मजीद वक्त दिया जाएगा। इस बीच आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतजामिया की तरफ से इन कोशिशों के तहत अब बाकायदा ज़मीनी सतह पर भी काम शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की उस अर्जी पर जवाब तलब किया है जिसमें उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से उनकी जायदाद को जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में मुबैना माली बेज़ाब्तियों की केस में मुंसलिक करने को चैलेंज किया है। डिवीजन बेंच पंकज मित्तल और विनोद चटर्जी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को हिदायत दी है कि वो 3 हफ्तों के अंदर इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करें और अर्जी गुजार को इसके बाद जवाब दाखिल करने की इजाजत दी। अदालत ने अर्जी को हतमी समात के लिए जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक खजानची एहसान अहमद मिर्जा की अर्जी के हमरा, जो उन्होंने अदालत के एक नफरी बेंच के फैसले के खिलाफ दायर की है, फहरिस्त में रखा है। बेंच ने कहा कि फिल वक्त अर्जी गुजार को सिर्फ वजह बताओ नोटिस दी गई है जिसकी समात 20 अप्रैल को होगी और हकीकत है कि मुंसली का हुक्म आर्जी है और सिर्फ 180 दिनों तक ही जायज़ है। अदालत ने कहा है कि हम इस मरहले में कोई अबूरी हुक्म जारी करने के अहल नहीं है, लेकिन 43.69 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियां मुतनाज़ा नहीं है जो अवामी इदारा जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को वापस की जानी चाहिए। अदालत ने मजीद मुशाहिदा किया कि अर्जी गुजार की एक ऐसी ही अर्जी खारिज की गई और इस तरह कोई भी अबूरी हुक्म जारी करने से कबल एक रोज़ा जो यक रुकनी बेंच है उसके नताइज को मद्देनजर रखना होगा। बेंच ने मजीद कहा कि पहले की अर्जी मुस्तरद किए जाने जिसके खिलाफ अर्जी किसी अबूरी तहफ़्फ़ुज़ के बगैर ज़ेरे इल्तवा है, हमारे लिए इस मरहले पर कोई अबूरी हुक्मनामा जारी न करने की वजूहात हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए एक बार फिर बंद हो गई है, जहां पर शाहराह पर आज सुबह पस्सियां गिराने के सबब ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासिर हुई है। ज़राए के मुताबिक शाहराह पर समरोली उधमपुर के मकाम पर पत्थरों और पस्सियों के गिराने की वजह से ट्रैफिक की नकलो हमल मुअत्तल की गई है। इस बीच शाहराह की बहाली का काम सूरत के साथ जारी है।
यहां पर यह भी आपको बताते चलें कि आज श्रीनगर से जम्मू की तरफ ट्रैफिक को चलने की इजाजत थी, लेकिन अभी तक जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि फिलहाल शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। इधर तारीखी मुगल शाहराह पर बर्फ हटाने का काम तेजी के साथ जारी है और मुतलका हुकाम और इंतजामिया के बकौल अगले 2 दिनों तक बर्फ हटाने का काम मुकम्मल कर ऑपरेशन को हतमी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वहीं आने वाले चंद हफ्तों के अंदर तारीखी मुगल शाहराह को भी खोला जा सकता है, जिससे ताजरों, मुसाफिरों, खासतौर मकामी लोगों को राहत मिलने वाली है। वाज़ेह रहे कि सितंबर के महीने के बाद मौसम की खराबी की वजह से मुसलसल कौमी शाहराह के साथ साथ मुगल शाहराह भी बंद होती रही है, जहां बार बार तिजारत या दीगर कामकाज मुतासिर हुए हैं। ताहम इस वक्त पीर की गली, पोशाना व दीगर मकामात पर इस वक्त बर्फ हटाने का काम जारी है, जिस बीच अब आने वाले 2 से 3 हफ्तों के दौरान मुगल शाहराह को खोलने की तैयारी की गई है। इधर जिला इंतजामिया शोपियां और जिला इंतजामिया पुंछ में की जानिब से एक बार फिर साफ किया गया है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर शाहराह को खोलने के हवाले से हतमी फैसला लिया जाएगा, लेकिन इससे कबल तमाम तरह की तैयारियां शाहराह पर मुकम्मल की जाएंगी। दूसरी तरफ जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह जो इस वक्त गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद है, समरोली उधमपुर के मकाम पर जहां आज सुबह पसियां गिराने के नतीजे में एक बार फिर गाड़ियों को दोनों तरफ से रोका गया है और आज एडवाइजरी के मुताबिक ट्रैफिक हुकाम ने श्रीनगर से जम्मू की तरफ गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी थी, लेकिन फिलहाल शाहराह पर इस वक्त ट्रैफिक जैम भी मुसाफिरों के लिए दर्द-ए-सर बना है। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाइयां जारी हैं। शोपियां जनूबी कश्मीर से खबर आ रही है, जहां पर चूर की गली में इस वक्त बताया जाता है कि शोपियां से 4 से 5 मिलिटेंट यहां मौजूद हो सकते हैं, जो इस वक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान अब एनकाउंटर में तब्दील हुआ है। मुहासरे के दौरान गोली चली है। जराये के मुताबिक इस वक्त खबर मिल रही है कि चूर की गली शोपियां के अंदर जिला शोपियां में 4 से 5 मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं और इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान इलाके के अंदर मिलिटेंट मौजूद हैं। इस तरह की इतलात सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली थी, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन अभी जो इतलात मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक 4 से 5 मिलिटेंट मौजूद थे और जब इस इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस मुश्तरका कार्रवाई के दौरान पहुंची हैं तो फिलहाल इस इलाके के अंदर गोली चली है। जवाबी कार्रवाई फौज की तरफ से की गई है, पुलिस की मदद भी ली जा रही है इस ऑपरेशन के दौरान। और शोपियां के अंदर गुज़श्ता 5 हफ्तों के दौरान एक और बड़ा ऑपरेशन होने की इस वक्त अंदेशा है, जहां पर 4 से 5 मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं। जंगली इलाका है चूर की गली, जो तफसीलात मौसूल हो रही हैं शोपियां से, जहां बताया जाता है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन अभी जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि चूर की गली में गोली चली है मुहासरे के दौरान और अभी तक की इतलात के मुताबिक हालांकि किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है, मिलिटेंट भी कोई हलाक नहीं हुआ है फौज के हाथों या पुलिस की तरफ से जो मुश्तरका कार्रवाई की जा रही है। लेकिन शोपियां के अंदर इस वक्त जो सर्च ऑपरेशन गुज़श्ता कई घंटों से चल रहा था, इस इलाके के अंदर मुसद्दक़ा इतलात मिली थी और उसके बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था और अभी तक जो लेटेस्ट जानकारी मिल रही है, चूर गली शोपियां में फोर्सेस ने मुहासरा किया था। फिलहाल इस वक्त गोली चली है। शोपियां से बड़ी खबर, कुछ दिनों के अंदर ये दूसरा ऐसा मौका होगा या 4 या 5 हफ्तों की अगर सूरत हाल आप देखेंगे तो मार्च का महीना में बड़े एनकाउंटर्स को लेकर शोपियां में याद रखा जाएगा। शोपियां के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशंस में कार्रवाई में तेजी लाई है और इसी के तहत अब जनूबी जिला शोपियां के अंदर, जहां पर पुलवामा में भी हमने गुज़श्ता दिनों देखा कार्रवाइयां हुई और इस वक्त खबर आ रही है कि चूर गली शोपियां के अंदर मुहासरा सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया था, अब गोली चलने की इतलात मौसूल हो रही है। सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं, इरशाद हमारे साथ शोपियां से हैं। इरशाद, क्या कुछ तफसीलात हैं? एनकाउंटर शुरू हुआ है? बिल्कुल आसिम, मैं आपको बता दूं कि ये जो एरिया है फॉरेस्ट एरिया है, चोर गली तकरीबन ये शोपियान से 60 किलोमीटर दूर है जो फॉरेस्ट एरिया है। ये बताया जा रहा है कि इस एनकाउंटर में अभी जो है 5 मिलिटेंट जो है इस जंगल एरिया में फंसे हुए हैं। हालांकि अगर इस एरिया की हम बात करें, ये बिल्कुल जो है जंगल एरिया है, अभी कुछ कह नहीं सकते, अंदर और भी मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। जी आसिम, तो क्या सिक्योरिटी फोर्सेज ने यहाँ मुसद्दक़ा इतलात थी या फिर मामूल के मुताबिक ऑपरेशन चलते हैं रोड्स के किनारे या जंगल के किनारों पर, उस दौरान ये गोली चली है?
देखिए मैं आपको बता दूं कि 62 RR अक्सर बेशतर यहाँ इस एरिया को है पेट्रोलिंग करते आ रहे हैं। आज भी उन्होंने जो है एक पेट्रोलिंग किया है, इसमें हिल्टनों ने वहां से जो है फायर खोला है, जो कि फिर एनकाउंटर में चेंज हुआ। अगर हम ये एरिया की बात करें, ये जो एरिया है ये तकरीबन जो है 60 किलोमीटर दूर शोपियान से है, बिल्कुल फॉरेस्ट एरिया है ये, बिल्कुल जिस तरह इससे पहले भी एक एनकाउंटर हुआ था यहाँ पे 2007 में, जिसमें जो है 3 मिलिटेंट इसमें जाँ बाक हो चुके थे। आज इसमें यही बताया जा रहा है कि इस एरिया में है 5 या 6 मिलिटेंट इस एरिया में छुपे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। गोली चली है चूर गली शोपियां के अंदर, एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है, फौज पर फायर किया गया, जवाबी कार्रवाई हुई है। 5 से 6 मिलिटेंट हो सकते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी इतलात इसकी दी जाना बाकी है। आपको बताते चलें कि शोपियां के अंदर साल 2007 में जब यहीं इसी चूर की गली के करीब एनकाउंटर हुआ था, तो उस वक्त भी खबर यह मिली थी कि इस इलाके के अंदर जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब कार्रवाई आगे बढ़ाई थी तो 3 मिलिटेंट हलाक हुए थे फोर्सेस के साथ झड़प में। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन तफसीलात मिल रही हैं, जहां पर इस वक्त झड़प शुरू हो गई है, कोई मिलिटेंट फिलहाल हलाक नहीं हुआ है, लेकिन फायर जब ओपन हुआ है तो जवाबी कार्रवाई इस वक्त शुरू की जा रही है। बढ़ते आगे बात वादी कश्मीर की सड़कों की। श्रीनगर समेत वादी के चंद इलाकों में गुज़श्ता बरस मैकडिम में इस्तेमाल किए गए गैर मयारी मटीरियल की जांच और निगरानी निज़ाम के लिए खुसूसी टीमों की तश्कील और नमूनों की लेबॉरेटरी में जांच करने के दावे सराब साबित हुए हैं। आज तक मैकडिम में गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल किए जाने पर या किसी को जिम्मेदार आज तक नहीं ठहराया गया, ना कोई जांच रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाई गई। वादी भर की सड़कों की मौजूदा खस्ता हालत पर वाविला ही किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी सड़क ऐसी नहीं जहां जगह जगह मैकडिम उखड़ ना गया हो, जहां जगह जगह गड्ढे पड़े हों। महकमा तामीरात आमा के आदादोशुमार के मुताबिक पिछले साल वादी में मैकडिम बिछाने के लिए जो हदफ रखा गया था वो पूरा नहीं हो सका, और हक़ इत्तलात कानून के तहत फराहम करदा तफसीलात महकमा तामीरात आमा का कहना है कि महकमे ने मैकडिम बिछाने के अमल की निगरानी के लिए खुसूसी टीमों को तश्कील दिया और इन कामों के मयार की जांच या क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री को भी क़याम में अमल में लाया। लेकिन महकमे ने साफ किया कि अब मजीद मैकडिम की जांच करने के लिए नमूने NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हजरत बल भेजे गए, ताकि इस बात की जांच की जा सके ताकि मैकडिम में तारकोल की मिकदार और क्वालिटी की जांच की जा सके। अगर श्रीनगर की बात करें, गुज़श्ता बरस सिटी एंड टाउन्स में सड़कों की मुरम्मत और तारकोल के लिए 6,93,75,000 से ज्यादा रुपए खर्च किए गए, जबकि स्टेट सेक्टर के तहत 2,80,00,000 रुपए खर्च किए गए और मजमूई तौर पर गुज़श्ता माली साल के दौरान श्रीनगर में सड़कों की तजदीद व मुरम्मत और तारकोल के लिए 9,74,25,000 रुपए का तसर्रुफ अमल में लाया गया। इस बीच महकमा यह भी बताता है कि मैकडिम बिछाने का जो वक्त मुकर्रर किया जाता है वो ऐन सर्दियों से कबल होता है, हालांकि ये मौसम तारकोल बिछाने के लिए मौजू नहीं है। साथ ही ये भी माहिरीन बताते हैं कि इस तरह अफसरान और मैकडिम प्लांट मालिकान के ये जो एक तालमेल का फुकदान मिलता है, जिससे सर्दियों में सड़कें ख़राब होती हैं। आम शहरी भी ये कहते हैं कि अगर सरकार ने इस वक्त मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर हालत को बेहतर करने के लिए सड़कों की मुरम्मत के लिए काम शुरू करना है, तो उससे पहले ज़रूरी यह है कि गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल ना हो, और ना ही इसकी जांच जब हो तो उसके बाद जिम्मेदारी के साथ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं की गई। इसके बाद अगर होती है तो शायद हालात मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद सड़कों की मौजूदा हालत खस्ता हालत बन गई है और इसके लिए इक़दाम अब ज़मीनी सतह पर नज़र नहीं आते। श्रीनगर में आज टुलिप फेस्टिवल का आगाज हो रहा है। 5 रोज तक चलने वाला टुलिप फेस्टिवल, जिसकी शुरुआत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा करेंगे, जो आज इसका इफ्तिताह करने वाले हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने फेस्टिवल का इफ्तिताह करने के साथ साथ आज सियाहती शोबे से जुड़े लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी देनी है, जिसके लिए बेसब्री से काफ़ी इंतज़ार किया जा रहा है। और इंतज़ार इस बात का कि सियाहती शोबे से वाबस्ता लोगों के लिए क्या मज़ीद इश्तहारात के ज़रिए या इक़दामात के ज़रिए वादी के अंदर मज़ीद बेहतरी लाई जाएगी। इस सिलसिले में सियाहत के फ़रोग के लिए उठाए जा रहे इक़दामात महकमा सियाहत की जानिब से सराहा ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन इससे एक चीज़ और जिस पर आज काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि वादी के अंदर टुलिप फेस्टिवल का जब आगाज़ हो रहा है तो उससे कबल आलमी वबा के पेश नज़र कोविड गाइडलाइंस पर अमल दरामद को यकीनी बनाना इंतजामिया की जिम्मेदारी है, ताकि आलमी वबा से निजात मिल सके। इस बीच 25 मार्च को टुलिप गार्डन जब खोला गया था तो इस वक्त मुतलका हुकाम की तरफ से यह भी साफ किया गया था कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर मजीद सियाहती महकमा सियाहत से जुड़े लोगों के लिए, मकामी और गैर मकामी सयाहों के लिए एक बड़ा प्रोग्राम या फेस्टिवल जिसका आगाज आज से होने जा रहा है, इसका पहले से वादा किया गया था और इस दौरान सियाहत के फ़रोग के लिए मजीद इक़दामात उठाए जाएंगे।
इस बीच आपको बताते चलें कि फेस्टिवल के आगाज के साथ ही अब तक 6 से 7 दिनों के अंदर वादी कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन जब से 25 मार्च से खुला है, तकरीबन 70,000 के करीब सयाह वादी कश्मीर का रुख कर चुके हैं। वहीं मजीद 1 लाख से 1.25 लाख के बीच सयाहों की तादाद वादी में ट्यूलिप फेस्टिवल के दौरान पहुंच सकती है। सयाहत के फरोग के लिए उठाए जा रहे इकदाम पर महकमा सयाहत की जानिब से भी वादी कश्मीर में खुसूसी इंतजाम करने के लिए गुज़श्ता दिनों से ही तैयारियां चल रही हैं। इस बीच आपको बताते चलें कि ट्यूलिप फेस्टिवल 25 मार्च से जब ट्यूलिप गार्डन को खोला गया तो उसके तकरीबन 7 से 8 दिनों के बाद जब सयाहों के वादी वारिद होने का सिलसिला जो सरमा के दौरान से ही शुरू हुआ था, अब तक तकरीबन 70,000 से ज़्यादा सयाह वादी में इस खूबसूरत मकाम में जो खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठा चुके हैं। इस वक्त सीधा आपको श्रीनगर लिए चलते हैं। फेस्टिवल का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है जिसका आगाज़ थोड़ी देर में होगा और इरफान फाजिल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। इरफान, क्या फेस्टिवल का आगाज हो चुका है और सुबह सुबह क्या तैयारियां हैं 5 रोजा फेस्टिवल की? देखिए आसिफ, अगर मैं फेस्टिवल को लेकर बात करूं तो आज सुबह से ही जो इंतजामिया है वो काफी ज्यादा फोकस्ड है इस फेस्टिवल को कंक्लूड करने में, क्योंकि अगर देखा जाए तो आज इस फंक्शन में जिस तरीके से पहले से ही खबरें गश्त कर रही थी कि इस फेस्टिवल में डिफरेंट सा एक एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा और आज इसमें तकरीबन दिन के 3 बजे से ये फेस्टिवल जो है इसको अंजाम दिया जाएगा। ट्यूलिप गार्डन जो कि वादी कश्मीर की खूबसूरत पहचान है और इस फंक्शन को लेकर बात करें तो इसमें आज जो मेहमान खुसूसियत है वो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी होंगे। और इस बीच अगर बात करें तो इस प्रोग्राम के साथ साथ कई सारी चीजों को और भी जोड़ा गया है। स्टेज फूलों से सजाया गया है। इल्यूमिनेशन को लेकर बात करें तो इस गार्डन में इल्यूमिनेशन खड़ी कर दी गई है। साथ ही साथ अगर बात करें तो इस गार्डन को आज डिफरेंट सा एक पोस्चर दिया गया है। स्टेज के साथ साथ वेल डेकोरेटेड सराउंडिंग्स में इसमें इस्तेमाल किया गया ताकि दुनिया भर के सयाह जो है वो वादी कश्मीर की सैर करे और खूबसूरत सी मैसेज दुनिया भर तक पहुंचाए। और साथ ही साथ इंतजामिया को लेकर बात करें तो ट्रैफिक महकमा हो, PHE महकमा हो, हेल्थ महकमा हो, जितने भी महकमे हैं उनको पहले से ही अवेयर किया गया है और उनको पहले से ही इस फंक्शन के हवाले से आगाह किया गया है ताकि कोई भी चीज की किल्लत इस फंक्शन में पाई ना जाए। खासतौर पर अगर ट्रैफिक महकमे की मैं बात करूं तो एक डाइवर्जेंट रूट प्लान जो है वन वे ट्रैफिक को खड़ा कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो इसमें पार्किंग प्लेसेस के हवाले से में स्पेशली गोल्फ कोर्स हो या बॉटनिकल गार्डन के जो सराउंडिंग्स में पार्किंग है या साथ ही साथ और भी कुछ पार्किंग के अच्छे इंतजाम किए गए हैं जहां पर लोग वहां आके या टूरिस्ट वहां आके गाड़ियां पार्क करके इस गार्डन की सैर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान तमाम जानकारी के लिए। तो थोड़ी देर बाद जब प्रोग्राम का आगाज होगा तो बाकायदा इसके लिए वादी कश्मीर जो मकामी लोग हैं और उसके साथ साथ गैर रियासती सयाहों की बड़ी तादाद श्रीनगर के अंदर मौजूद है जो आज इस फेस्टिवल का हिस्सा बनेगी। बढ़ते हैं आगे बात आलमी वबा कोरोना वायरस की, क्योंकि बात सऊदी अरब से शुरू करते हैं जहां कोरोना वायरस के पेश नज़र रमजानुल मुबारक के महीने में बच्चों के मस्जिद नबवी में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस बीच मस्जिद नबवी के इंतजामी उमूर के इदारे का हवाला देते हुए मकामी मीडिया का कहना है कि कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने की गर्ज से 15 साल से कम उम्र के बच्चों को रमज़ान के महीने में मस्जिद नबवी और इसके सहन में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। मस्जिद नबवी के इंतजामी उमूर के इदारे जनरल प्रेसिडेंसी ने माह रमज़ान में तरावी की नमाज का वक्त भी मामूल से निस्फ कर दिया है, जबकि नमाज के 30 मिनट बाद मस्जिद नबवी के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। जनरल प्रेसिडेंसी ने कोरोना वायरस के बाद दूसरे साल भी एहतिकाफ मुअत्तल करने का फैसला किया है। मस्जिद नबवी में रोज़ा खोलने के ख्वाहिशमंद अफराद को पानी और खजूरें फराहम की जाएंगी, जबकि खाना बांटना, एक दूसरे के साथ शेयर करना या इज्तिमा लगाना मुकम्मल तौर पर इस पर भी पाबंदी आयद रहेगी। मस्जिद नबवी के सहन में सहरी के वक्त खाने का इंतजाम करने या तकसीम पर भी पाबंदी आयद रहेगी। नमाजियों के मस्जिद नबवी से बाहर निकलने में सहूलियात के लिए पार्किंग ऐप मवाक़िफ़ इस्तेमाल करने का मौका दिया गया है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में मुसलसल कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से ये फैसले लिए गए हैं। इधर हिंदुस्तान के अंदर कोरोना वायरस के असर में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है, जहां पर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इन्फेक्शन के 89,000 से ज़्यादा मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है। 2021 में एक दिन के दौरान ये सबसे बड़ी और ज़्यादा तादाद है, जहां 24 घंटों के दौरान ही अब तक अमवात में भी सबसे ज़्यादा तादाद देखी गई है और 714 मरीजों की मौत हो गई है। अब मरने वालों की तादाद 1,64,000 से तजावुज़ कर गई है। इधर जम्मू कश्मीर के अंदर भी पिछले 24 घंटों में 517 नए केसेस सामने आए हैं। 421 का ताल्लुक इनमें वादी से और 96 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। इस तरह जम्मू कश्मीर में अब तक इस वायरस से मजमूई तौर पर 1,31,938 के पार तादाद पहुंच चुकी है, जबकि मरने वालों की तादाद भी 2,000 से तजावुज़ कर गई है। वहीं वायरस के तशवीशनाक हद तक पहुंचने के बाद हुकूमत ने जिला तरक्याती कमिश्नरों को इस बात के इख्तियारात दिए हैं कि वो अपने अजला के अंदर स्कूलों को
खोलने या बंद रखने के बारे में फैसला लेंगे। याद रहे कि रवां तालीमी साल शुरू होने के बाद जम्मू कश्मीर खासकर वादी के कई स्कूलों में कोरोना के मुतअद्दिद मुस्बत मामले सामने आए हैं, जहां बडगाम और श्रीनगर में भी कोविड-19 के केसेस स्कूलों के अंदर भी पाए गए हैं। गिंगल उड़ी शुमाली कश्मीर का बारामूला इलाका साल 2005 में तबाहकुन ज़लज़ले की वजह से एक तालीमी इदारे को भी नुकसान पहुंचा। बाकी कई इलाकों के अंदर भी स्कूलों का निज़ाम जो है बुरी तरह मुतासिर हुआ, लेकिन हायर सेकेंडरी स्कूल की भी खस्ता हालत और 15 बरसों के बाद भी इस स्कूल की तरफ कोई ख़ास तवज्जो मरकूज़ नहीं की गई महकमा तालीम की जानिब से, जिस पर आज मकामी लोग, तलबा और उसातिज़ा सभी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। कहते हैं शिक्षा है तो सब कुछ है, और आपने बड़े बुजुर्गों के जुबान से ये कहावत अक्सर सुनी होगी कि आपसे शिक्षा कोई नहीं छीन सकता अगर आपने अच्छी शिक्षा हासिल की है। लेकिन यहाँ तो शिक्षा ठीक से मिल ही नहीं रही, तो आखिर उसे कोई छीनेगा कैसे, क्योंकि स्कूलों की हालत बद से बदतर है। और एक बार फिर स्कूलों की तस्वीर हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं। आज हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। पहले आप बारामूला के हालात देखिए, फिर हम आपको पट्टन के स्कूल के भी हालात दिखाएंगे। आप देख रहे होंगे कि बिल्डिंग किस हालत में है, और ये आज से नहीं है, कई सालों से है। और जब हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं तो हालात यही हैं जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। बारामूला से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पे ये गिंगल का इलाका है। यहाँ पे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के यहाँ पे बच्चों के साथ साथ जो उसातिज़ा किराम हैं उनको काफ़ी सारे मुश्किलातों से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि 2005 की बात करें, 2005 में जो है यहाँ पे ज़लज़ला आया था, उसकी वजह से इस बिल्डिंग पे काफ़ी असर पड़ा। फिर बाद में जो है ज़िले इंतज़ामिया के साथ साथ चाहे हम स्कूल एजुकेशन की बात करें, उन्होंने इस पर गौर खोज नहीं किया। तो ये तो हमारे संवाददाता थोड़े से हालात बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सच्चाई आपको इस स्कूल के अंदर रहने वाले टीचर और छात्र ही बता पाएंगे, क्योंकि वादे दावे तो किए गए थे लेकिन हकीकत में कुछ नहीं बदला होता तो शायद ये तस्वीर सामने न होती। खैर, आप सच्चाई सुनिए। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक्चुअली हमारा रोल जो है वो लगभग 650 के आसपास है, और हमारी जो एकोमोडेशन है वो उतनी सफाई नहीं है कि हम इतने बच्चों को यहाँ पर एकोमोडेट कर सके। एक नई बिल्डिंग CSR के तहत, वो अगर आप सामने दिखाएंगे तो NHPC ने इसको इनिशिएट किया था, लेकिन अभी तक वो इनकम्प्लीट है। हम अब इस चीज़ के मुंतज़र हैं कि वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए और हमारी जो एकोमोडेशन का मसला है वो हल हो सके। तो तब से आज तक जो है ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ चाहे हम स्कूल एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने क्यों नहीं इस बिल्डिंग पे गौर खोज किया? गौर खोज शुरू से चल रहा है, कोशिशें और काविशें हो रही थी, लेकिन कुछ मैकेनिज़म्स, कुछ प्रोसेस थे जिनसे गुजरना पड़ा। बीच में कोविड का मसला भी आ गया, तो ये जो इसका काम था वो बीच में रुक गया। बीच में कश्मीर के जो हालात थे, कुछ सियासी क्राइसिस जो थे वो भी यहाँ पे हो गए, तो ये प्रोसेस जो थोड़ा ग्रेजुअली और स्लोली थोड़ा आगे बढ़ा। इंशाल्लाह 9 अप्रैल को इसका ऑक्शन जो है वो होने जा रहा है, तो आपके माध्यम से हम इन्फॉर्म करना चाहेंगे उन लोगों को भी जो ऑक्शंस में हिस्सा लेते हैं वो आएँ और यहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। 2005 की बात करें, तब से आज तक जो है कितने मुश्किलातों का सामना करना पड़ा? बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, खासकर एकोमोडेशन को लेके। और ये जो खतरा था, इसमें लगभग हमारे 2-4 स्टाफ मेंबर जो है कंटिन्यू हम यहाँ पर एंगेज रखते थे, ताकि बच्चे जो हैं इस बिल्डिंग के नज़दीक ना आए, क्योंकि बिल्डिंग जो आप देख सकते हो ऊपर से कभी भी गिर सकती थी, तो बहुत मुश्किलात का सामना करना। हमारे स्कूल के बारे में कुछ करो, क्योंकि देखो हर जगह से खुला है तो अच्छा नहीं लगता है। अब बड़े बड़े लोग आते हैं हमारे स्कूल में। अब ये पहले गवर्नमेंट स्कूल था, अब हाई सेकेंडरी बन चुकी है। बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पे, कुछ करो हमारे स्कूल के लिए, तो जितना अच्छा है उससे और ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए। कब आया था ये ज़लज़ला, कब आया था? 2005 में। हाँ जी, तो स्कूल आते थे जब हम बहुत डरते थे, और आज भी हम इधर उधर नहीं जाते हैं क्योंकि हमें बहुत डर लगता है। कहीं से भी कुछ पत्थर वगैरह आएंगे, उसके नीचे मर जाएंगे, फिर हाँ मुश्किलात बहुत ज़्यादा।
तो जलजला आया था, बर्बादी लाया था, लेकिन उसे सुधारने वाला अब तक कोई सामने नहीं आया। खैर, सच्चाई की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। बात पट्टन की, क्योंकि पट्टन की तस्वीरें भी कुछ इसी तरह की कहानी बयां करती हैं। सकुला गोजबुक में यहाँ पे तो प्राइमरी स्कूल के लिए बिल्डिंग तामीर की गई थी। सरकारी स्कूल में बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, वो इसमें यहाँ पे एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। मगर अगर हम यहाँ सकुला की बात करें, बिल्कुल यहाँ पे तो बिल्डिंग बनाई गई है, मगर ये बिल्कुल यहाँ पे कब्रिस्तान है जहाँ पे बिल्डिंग बनाई गई है। अगरचे यहाँ पे उस टाइम एजुकेशन महकमा या जो कंसर्न उस वक्त यहाँ पे अथॉरिटी थी, शायद उनको उस टाइम चाहिए था कि यहाँ पे पहले देखें कि हम कहाँ पे बिल्डिंग तामीर कर रहे हैं। अगर इसके साथ में बिल्कुल यहाँ पे कब्रिस्तान है, और साथ में हम ये भी कहेंगे यहाँ पे कि अगर महकमा एजुकेशन की तरफ से यहाँ पे तामीर की गई है ये बिल्डिंग, तो अभी तक ये मुकम्मल क्यों नहीं हो चुकी है। तो सुना जनाब, स्कूल कब्रिस्तान के नजदीक है, और तो और बिल्डिंग कैसी है वो भी आपके सामने है। तो सवाल वही कि ऐसे पड़ेगा इंडिया तो कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। खैर, सच जनता की जुबानी भी सुनिए। इसको किसी ने तवज्जो नहीं दिया है सर। जो बच्चे भी आज पढ़ते थे 2-3 साल यहाँ स्कूल चला, उसके बाद बच्चों को ट्रांसफ़र किया यहाँ से लेकर गोजबुक अड्डे तक, और आज तक बच्चे वही पढ़ रहे हैं सर। देखिए सर, उस टाइम जो हमारा गांव है, छोटा सा गांव है, यहाँ ज़्यादातर इलिटरेट है, इलिटरेशन यहाँ ज़्यादा पे है। जो लोगों का पढ़ाई ज़्यादा नहीं है, उनको ऐसा शऊर नहीं कि अगर हम कब्रिस्तान पे हम बिल्डिंग लगाए तो क्या होगा आगे। इसकी वजह से उन्होंने बिल्डिंग कब्रिस्तान 2 नंबर। दूसरी बात है कि यहाँ पे कोई ज़मीन नहीं थी गवर्नमेंट की जहाँ पे हम ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर सकते थे। उसी की वजह से उन्होंने यही मुनासिब जाना कि हमारे बच्चे भी आगे बढ़ सके, इसलिए उन्होंने सोचा। उनके दिमाग में अच्छा है, अगर हम अपने दिमाग की सोच डालेंगे, उनको सोच भी अच्छी थी, ताकि हमारे स्कूल हमारे करीब आ जाता, हमारे बच्चे भी थोड़ा पढ़ लिख कर कुछ बन सके। लेकिन उसके बाद 2004 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की गई, ईंटों का काम। उसके बाद आगे इसका कोई काम नहीं हुआ। इस वक्त अगर हम सोचेंगे तो इस वक्त सारे के सारे पैसे ज़ाया है सर। बस हम यही चाहते हैं कि अगर ये दूसरी जगह मुंतकिल हो जाए, गवर्नमेंट इसके लिए कोई ज़मीन हमें मुस्तकबिल की ज़मीन हमें दे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा इस गाँव। सह 1 किलोमीटर दूर लकड़ बच्चे हेन तौर पकित कहें। यह वजह स्कूल अमुक वजह मे पाई कहें क्या गई कम्प्लीट कहें। तम सात वो तमो, मगर ये मर्गजार तो ये बेकि जाए हेको बनाई। तो हालात यही हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि इन हालातों पर किसी की नजर नहीं। और अगर होती तो शायद ये तस्वीर ना होती, क्योंकि तस्वीर झूठ नहीं बोलती। और हम ये तस्वीरें दिखाते रहेंगे, सरकार को बताते रहेंगे कि गौर कीजिए साहब, ये आपके अपने राज्य के बच्चे हैं, इनके भविष्य का सोचिए। क्योंकि नेता साहब अपने बच्चों का भविष्य तो बेहतर बनाना जानते हैं, लेकिन उनका नहीं, जिनके माँ बाप ने उन्हें वोट दिया। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है।